हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 यहाँ पर जो नए एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? सबसे पहली बात, 2026 में जो है आपका 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक आपका जून में लिया जाएगा और एक आपका जो है दिसंबर में लिया जाएगा। ठीक है, जून 2026 में एक बार एग्ज़ाम होगा, एक दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए फॉर्म फिलअप कब होता है? तो सबसे पहले हम लोग जून के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जून में यहाँ पर क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या दिक्कत आपको हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या मांगा जाता है। तो क्वालिफिकेशंस पहले मांगा जाता था पीजी, और अभी भी पीजी मांगा जाता है, लेकिन एक यहाँ पर लूप होल है। लूप होल ये है कि आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप यहाँ पर यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर होता क्या है ना कि यहाँ पर एक नियम लिखा हुआ है कि यूजीसी नेट का, ठीक है, यूजीसी नेट का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल गया उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है। कितना? 2 साल का समय मिलता है आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इसलिए यहाँ पर मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अभी आपने पीजी में एडमिशन लिया है, सेमेस्टर 1 में हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकालो तो आपको 2 साल का समय मिलेगा अपना पीजी जो भी मास्टर्स डिग्री है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो जो लोग ग्रेजुएशन पास है वो भी यूजीसी नेट का फॉर्म जरूर भरिएगा, लेकिन पीजी में सेमेस्टर 1 में कम से कम एडमिशन लेने के बाद। अब दूसरा यहाँ पर बात करें स्कॉलरशिप को लेके, ठीक है, तो स्कॉलरशिप को लेके तो यहाँ पर सभी को मिलता है जो लोग जेआरएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकाल लेते हैं। तो उन सभी को पीएचडी करने के लिए फ्री में नहीं मिलता है। आप पीएचडी जो करते हो 5 साल का, तो वो पीएचडी करने के लिए जो है आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है जो कि आपका 38,000 पर मंथ के आसपास रहता है, जिसमें कि आपको अलग से एचआरए भी जोड़ के मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। फिर आप जाते हो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसमें है कि आपको लगभग 45,000 के आसपास मिलता है, प्लस एचआरए मिलता है। यहाँ पर ये जो अमाउंट स्कॉलरशिप का आप देख रहे हो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये पर मंथ मिलता है, ठीक है, ये हर महीना मिलता है। ये 5 साल तक है ना, आपको हर महीना मिलता है, हर साल नहीं, हर महीना। तो सोचिए कितना मदद मिलता है आपको पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। फ्री में नहीं मिलता, जेआरएफ निकलने के बाद आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो अभी जो यूजीसी नेट का आपका यहाँ पर निकलेगा जून में, इसको मैं क्यों भरने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे यहाँ पर खास बात क्या है ना कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यूजीसी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एक एवरेज बच्चा भी है तब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका फायदा क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन गलत कीजिएगा उसका मार्क्स कटता है, लेकिन इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन में से बच्चा अगर 150 क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट कर देता है, मान लीजिए मैं ही हूँ, 150 क्वेश्चन देखा मैंने, पूरा 150 क्वेश्चन बना दिया, उसमें अगर मेरा 40 को क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो हमको कितना मिलेगा? 110 क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। कितना? 110। और मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 110 और गुना 2 कर लेंगे तो 110 गुना 2 यहाँ पर जितना भी होगा, ठीक है, आपका 220 मार्क्स वो पूरा हमको मिल जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना? टोटल आपका 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है। तो 110 गुना यहाँ 110 जो है आपका 110 मार्क्स मैंने बोला, तो गुना आपने 2 किया तो 220 नंबर हुआ, तो 220 नंबर पूरा मिल जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ कटता ही नहीं है। और इसी चीज़ पर बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर वो यूजीसी नेट निकाल लेते तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम निकालने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल गया तो पीएचडी कर सकते हो, या डायरेक्ट भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। जेआरएफ बहुत कम बच्चों को मिलता है। अब यहाँ पर क्या बदलाव किया गया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ 2026 में, कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, आप इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट बोल लो या हिंदी में इसको जाति प्रमाण पत्र बोल लो। तो ये जो लगता है ये इतना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आपका जो है कट ऑफ कम जाता है। जाहिर सी बात है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इन कंपैरिजन टू जनरल बहुत कम जाता है। ठीक है, और इनके लिए सीट्स भी रिजर्व्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? सीट्स भी रिजर्व्ड रहते हैं। तो इसका आंसर ये सर्टिफिकेट जो है आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल वाला है। ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। तो ये आपको लास्ट डेट से पहले बनवा के रखना है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसमें भी क्या होता है ना कि एक नियम होता है, ओबीसी के लिए अलग नियम होता है, एससी एसटी के लिए अलग नियम होता है और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग नियम होता है। ध्यान से समझिएगा, ओबीसी के लिए ये नियम होता है कि जो भी उसका फाइनेंशियल ईयर हो, जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर हम लोग का क्या होगा, 1/4/2026। ठीक है, उसके बाद आपका चल जाएगा ये फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहेगा उससे पहले बने, क्योंकि फॉर्म आपका जो है एग्जाम भले जून में होता है, फॉर्म आपका अप्रैल में निकलता है। तो 1/4/2026 के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। एससी एसटी के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। एससी एसटी के लिए बस एक ही नियम है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या इनकम था उसके हिसाब से बनाना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में आप जान जाइएगा, धीरे धीरे पहले इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि आपके टोटल
150 क्वेश्चन होता है। कितना? 150 क्वेश्चन होता है और 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसी 300 मार्क्स में क्या कटअप जाता है पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। टोटल 3 घंटे का समय रहता है। इसमें 2 पेपर में एग्जाम होता है। इस चीज़ को समझिए, आपको 2 बुक खरीदना पड़ेगा। एक आपका होता है पेपर 1। पेपर 1 में आपका यहाँ पर होता है, यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और पेपर 2 में जो आपका होता है यहाँ पर आप देखिएगा डोमेन नॉलेज। क्या होता है? पेपर 2 में आपका डोमेन नॉलेज होता है। डोमेन नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे सब्जेक्ट को आप फॉर्म भरते वक्त चूज करते हो, क्या मेरा हिस्ट्री था, मेरा ज्योग्राफी था, मेरा इंग्लिश था, मेरा हिंदी था, जो भी सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 के लिए तो आपका सबके लिए कॉमन है, ठीक है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, तो इसके लिए एक बुक खरीदना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और पेपर 2 के लिए अलग खरीदना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ, 2 बुक तो आप खरीद लीजिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप किसी दुकान से भी जाकर खरीद लीजिए, जहाँ से आपको खरीदना है खरीद लीजिए। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का जो डोमेन नॉलेज है, इसमें वही बच्चा स्कोर कर पाएगा और वही यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल पाता है जो बच्चा, ठीक है, जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन के समय अच्छा से पढ़ा हो या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के समय अच्छा से पढ़ा हो। अब अपने ग्रेजुएशन के समय गेस्ट पेपर से पढ़ा है, फाकी मार मार के पढ़ाई की है कि गेस्ट पेपर से पढ़ा एग्जाम दे दिया, तब आपको यहाँ पर फायदा नहीं है। तब आपको फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर आ सके। देखिए, यहाँ पर खुद इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, परसुइंग मतलब अभी आप अपना मास्टर डिग्री कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर सच कैंडिडेट हैज़ टू बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ जीआरएफ ओनली इफ देयर पास देयर मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। इतना तो है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से तो आपको 55% मार्क्स के साथ पास करना है, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 50% मार्क्स के साथ अगर आप अपने पीजी डिग्री पास किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर आपने पीजी नहीं किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनल ईयर में अपेयरिंग भी फॉर्म भर सकते हैं, आप सेमेस्टर 1 में है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक ही कंडीशन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, तो 2 साल के अंदर में आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब नेट का रिजल्ट जिस दिन निकल गया उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर में आपका पीजी कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहाँ पर आप क्वालिफाइड कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, जो कि बहुत बच्चे बोल रहे थे ना कि क्वालिफाइंग, दोनों पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है। इस पर कुछ बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे, तो वही चीज़ मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि दोनों पेपर में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। सीट्स देखिए, इतना सीट्स ऐसे रिजर्व्ड है कि 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, ठीक है। तो जो सीट्स आपको रिजर्व रहता है, तो इसलिए आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपका कटअप भी कम जाता है, तो हर तरह से आपको बेनिफिट दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ का प्रमाण होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग नीचे चलेंगे तो हम लोग नीचे बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस पेपर में कितना परसेंटेज लाना यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तब ना आप उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पर की चैलेंजेस एंड रिजल्ट में अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, ताकि मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ। थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने दिया है दोनों पेपर के बारे में कि अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं या एक बार जाके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू द 6% ऑफ द कैंडिडेट अपियर्ड इन नेट। मतलब टोटल कैंडिडेट जितने नेट में अपेयर हुए हैं दोनों पेपर में, उसका 6% कैंडिडेट ही जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज द कैंडिडेट हैज़ अपियर्ड पेपर्स एंड सिक्योर्ड 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर्स, ठीक है। तो 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर, मतलब आपका पेपर 1, ध्यान से समझिएगा, पेपर 1 में जो आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, तो गुना 2 किए तो 100 मार्क्स हुआ, तो इसमें भी आपको 40% लाना है। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन हैं, गुना 2 किए तो 200 मार्क्स है, इसमें भी आपको 40% लाना है, और दोनों पेपर को जोड़ के भी आपको 40% लाना है। मतलब कि पहले तो आपको 100 में से 40 लाना है, फिर 200 में से 40 लाना है, फिर टोटल 300 मार्क्स है, इसका भी आपको एग्रीगेट 40% लाना है। इसको मैं एक छोटे से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पर 35% है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस तो आपके लिए 40% है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो है 35% है। कितना? 35% एग्रीगेट में भी और ओवरऑल में भी। तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि आपका जो ये पेपर 1 है, ध्यान से समझिएगा, जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है, गुना 2 100 मार्क्स है। अब 100 मार्क्स में से आपने लाया 30 मार्क्स, तो आप यहीं पर फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। भले आप पेपर 2 में यहाँ पर 100 क्वेश्चन है,
गुना 2 किए 200 मार्क्स, 200 मार्क्स में से आप 200 मार्क्स क्यों ना ले आओ, तो आप यहाँ पर इस कारण से फेल कराएंगे क्योंकि यहाँ पर आप 40% का यहाँ पर पेपर 1 में आप 40% तो नहीं ला पाए। 100 का 40% कितना होता है 40 मार्क्स, लेकिन आप 30 मार्क्स ही लाए। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को साफ साफ लिख दिया है कि आपको जो है दोनों पेपर में, ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर टेकन टुगेदर फॉर जनरल एंड EWS, ठीक है, और 35% फॉर OBC। अब इस केस में अगर आप OBC रहेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर OBC रहेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब OBC के लिए कितना है 100 का 35%, तो 100 का 35% यहाँ पर 35 मार्क्स, तो भी यहाँ फेल कर जाएंगे, 5 मार्क्स और घट रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि UGC नेट की अगर आप तैयारी करें तो UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यूजीसी नेट में जो अलाउंसेस मिलते हैं आपको 5 साल तक, जब तक आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी जो है आपका 5 साल का होता है, ठीक है। तो उस 5 साल में जो पहले 2 साल होते हैं उसमें आप JRF रहते हो, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको 37,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। इन्हीं की 2 साल में 37,000 हर महीना आपको 37,000 2 साल तक मिलते रहता है, प्लस HRA मिलता है। और 1 साल का जो आपका अलाउंस रहता है अलग से 20,500 मेंटेनेंस के लिए, वो अलग से जो भी मटेरियल आप खरीदते हो रिसर्च के लिए उसके लिए 20,500 अलग से मिलता है, ठीक है। फिर बाकी का जो 3 साल बचा हुआ रहता है, क्योंकि पीएचडी तो 5 साल का होता है, इसमें आप SRF बन जाते हो, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको लगभग 42,000 पर मंथ मिलता है प्लस HRA। और ये ईयरली अलाउंसेस भी थोड़ा आपको बढ़ के मिलता है।